गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का एक बार से पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी क्लास चल रही थी, लेकिन नेट प्रॉब्लम के कारण अपनी क्लास है वो बीच में ही डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस वजह से हम जहाँ से मैंने पढ़ा दिया था उन नेट प्रॉब्लम के कारण आप नहीं सुन पाए थे, वहाँ से मैं दोबारा अध्ययन करवा रही हूँ। तो आप सभी लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, हम आगे का पढ़ते हैं। जैसा कि कहा गया है, जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। अपने नेताजी का चश्मा है, इसका तीसरा पैराग्राफ है। इसका तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। कैसी थी मूर्ति? नेताजी की चश्मा की नेताजी के जो चश्मा कहानी है, इसमें नेताजी की जो मूर्ति थी वो किसकी थी? संगमरमर की थी। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। कितनी थी वो? टोपी की नोक से कोट तक के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट किसे कहते हैं? जो कमर से ऊपर तक का जो चित्र होता है या मूर्ति होती है उसे बस्ट कहते हैं। जो अपनी कमर से लेकर और सिर तक के का जो चित्र होता है उसे कहते हैं मूर्ति, सॉरी उसे कहते हैं बस्ट। और तो वो कह रहे हैं कि जो नेताजी की मूर्ति थी और वो 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। फिर है और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। नेताजी कैसे लग रहे थे? सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम भी लग रहे थे वो, और कुछ कमसीन भी लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद करने लगे। और जो फौजी वर्दी में थे तो वो मूर्ति थी वो सुंदर लग रही थी, कुछ मासूम लग रही थी, कमसीन लग रही थी। और मूर्ति को देखते ही उनका जो प्रसिद्ध स्लोगन है, जो उनका नारा था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनका वो नारा है वो याद आने लगा। आप लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस थे, वो आज़ाद हिंद फौज के नायक थे। उन्होंने अपने देशवासियों से, अपने भारत के नागरिकों से आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून से मतलब क्या है कि आप अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, फिर हमें आज़ादी मिलने में देर नहीं लगेगी। हम यानी हम अपने को भी बलिदान करने की भावना रखें तो फिर हमें उसको कोई भी नहीं रोक सकता, अपने स्वतंत्रता मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। इस दृष्टि से यह सफल कैसा था? एक सराहनीय सर एक इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अच्छा, इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, वो क्या? वो देखते ही खटकती थी। वो थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी जो नेताजी थे उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति का पहना दिया गया था। यानी चश्मा तो था उनकी मूर्ति पर, लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। उसको एक सामान्य और सचमुच के जो चश्मे होता है उसका जो चौड़ा काला फ्रेम होता है वो पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, यानी वो जो हालदार साहब थे जो अपनी कंपनी के सिलसिले में हर 15वें दिन वहाँ से जाते थे, वो जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर जब पान खाने के लिए रुके, तब उन्होंने इसको लक्षित किया था और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल।
उनके मुख पर जो कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। उन्होंने कहा कि वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति तो है पत्थर की लेकिन चश्मा रियल है, कि उस पर जो चश्मा लगा दिया गया है वो रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रही। जब वो जीप थी जिसमें हालदार साहब थे, वो जब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए, तब भी हालदार साहब की मूर्ति के बारे में ही मन में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। और फिर बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे वो कि कुल मिलाकर जो कस्बे के नागरिकों का ये जो प्रथम प्रयास है वो सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। वो कह रहे हैं कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का भी नहीं था, उस भावना का था जो वरना देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी वो इस मन में ये सोच रहे थे कि चलो किसी के मन में तो ये आया देशभक्ति की भावना भी कि नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे के बड़ी अटपटी लग रही थी और किसी भी देशभक्त नौजवान ने इस भावना को ध्यान में रखते हुए कम से कम उनकी मूर्ति पर वो चश्मा तो लगा दिया था। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति से कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई दिया। हालदार साहब अपने कंपनी के काम के सिलसिले में वहाँ से आते जाते थे और उस चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे, और जब वह उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। उन्होंने देखा कि जब वो पहले आए थे तब चश्मा दूसरा था और आज चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। कि जब उन्होंने पहले देखा था तब उनका कैसा था, मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। हालदार साहब थे, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनका जो कौतूहल था वो और भी बढ़ गया कि पहले तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दूसरा लगा था और आज दूसरा लगा है, तो उनकी जिज्ञासा है वो बढ़ती गई। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। उन्होंने मन में ये सोचा कि वाह, मूर्ति को तो जो एक बार जो कपड़े पहना दिए गए वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये चश्मा तो ऐसा है कि इसको तो वो बदला जा सकता है। तो अब अपना ये भी प्रश्न बन रहा है बेटा कि हालदार साहब का कौतूहल कैसे बढ़ गया। हालदार साहब का कौतूहल ऐसे बढ़ गया कि जब दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा था। पहले कैसा था, मोटे फ्रेम वाला चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। दूसरी बार से लेके और फ्रेम वाले के गोल चश्मा है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। सभी को सुनाई दे रही है ना बेटा मेरी आवाज? हेलो। यस मैम। हाँ। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब की क्या आदत हो गई? प्रश्न अपना बन रहा है, हालदार साहब की क्या आदत हो गई? हालदार साहब की क्या आदत हो गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। प्रश्न अपना बना, हालदार साहब की क्या आदत पड़ गई थी? तो हालदार साहब की क्या आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। यह आदत हालदार साहब की पड़ गई थी। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय
हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। दुर्दमनीय का क्या अर्थ होता है, न रुकने वाला, यानी अपने वश से जो चीज बाहर हो जाती है। क्योंकि वो आते जब भी देखते कि मूर्ति पर चश्मा है वो बदला हुआ नजर आता, तो उनसे रुका नहीं गया, उनका जो कौतूहल था वो दुर्दमनीय हो उठा, यानी उनके वश में नहीं रहा, अब उनसे रुका नहीं गया कि मेरे को तो पूछना ही पड़ा। तो जहां पर वो चौराहे पर रुकते थे उस पान वाले से उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का जो चश्मा है वो हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बत्तीसी का मतलब जानते हो ना, अपने जो लाल पीले जो लोग पान खाते हैं उनके दांत हैं वो कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उनपे पान की वो जो लाल लाल काली जो रंग है वो लग जाता है। और बत्तीसी यानी अपने जो दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, इनको कहते हैं दांतों को। तो उन्होंने क्या, जब उस पान वाले से पूछा तो कि ये मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है, तो पान वाला था वो खुद बैठा बैठा वहां पर पान खाया करता था, यानी उस समय उसने भी खुद में अपने पान ठूसा हुआ था। वह कैसा था, उसका व्यक्तित्व चित्रण पूछे कि पान वाला कैसा था, पान वाले के व्यक्तित्व का चित्रण कीजिए, तो आप लिखेंगे वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था और उसकी तोंद थिरकती थी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर कैप्टन नहीं, ये नहीं होगा कि वह ऐसे, इतना ही होगा इसका, वह एक कोला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कि पान वाला कैसा था, पान वाला आदमी है वो कैसा था, वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था, यहाँ तक ही होगा बेटा इसका। वह से लेके और आदमी था, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। फिर वह जब उसने इससे पूछा तो उसकी आंखों ही आंखों में हंसा, यानी उसको हंसी आ गई। उसने क्या किया, तो क्योंकि उसने मुंह में पान ठूस रखा था इसलिए उसने पीछे घूमा और फिर अपनी दुकान थी उसके नीचे उसने पान थूका और अपनी जो लाल काली बत्ती सी थी उसको दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, तो हालदार साहब थे वो कुछ समझ नहीं पाए कि क्या करता है। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। चश्मा चेंज कर देता है, ये पान वाले ने समझाया। जब हालदार साहब ने पूछा ना कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो चश्मा है वो दूसरा मिलता है, तो ये कैसे होता है, तब उसने कहा कि ये चेंज हो जाता है और ये कौन करता है, ये जो कैप्टन है वो चेंज करता है, कैप्टन चश्मे वाला इसको चेंज कर देता है। तो क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, तो हालदार साहब उसकी बात को समझ नहीं पाए। वो बोले तो फिर क्यों चेंज कर देता है वो इसको, अब मूर्ति के चश्मे को क्यों चेंज कर देता है। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। उसने वो अपनी अंदाज में बोला कि जब उसे पूछा गया कि ये चेंज क्यों करता है आप, वो हालदार साहब इस बात को समझ नहीं आए, तो उसने कहा कि कोई गिराक आ गया, यानी कि कोई ग्राहक आ गया, गिराक का मतलब यहाँ ग्राहक से, कि कोई ग्राहक आ जाता है और उसको जो चौड़े चौखटे चाहिए, कि उसको जो चौड़ा वो चाहिए, चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, कि कैप्टन है वो कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा उधर बिठा दिया, कि उसको क्या करता है वो मूर्ति वाला जो उसने लगा रखा है वो तो उसको दे देता है और दूसरों दूसरों जो फ्रेम वाला चश्मा है वो उस पर लगा देता है, यानी उसके चश्मे वाले के क्या है, चश्मे का काम है। तो वो क्या करता है, जब कोई ग्राहक आ जाता है और उसको वो फ्रेम पसंद आ जाती है तो वह जो मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा है वो तो वो उतार लेता है फ्रेम और दूसरी वहां लगा देता है। क्यों लगा देता है, ये उसकी किस भावना को प्रकट करता है, यह उसकी देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। वो चाहे किसी भी रूप में हो सकती है, तो वह अपनी भावना को मूर्ति जी की मूर्ति पर चश्मा लगा के ही प्रकट करता है, क्योंकि उसको
बिना मूर्ति है वो बिना चश्मे के नेताजी की जो मूर्ति है वो बड़ी अटपटी लगती है, इसलिए वो मूर्ति पर चश्मा लगाकर ही अपनी देश भावना को प्रकट करता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। जब हालदार साहब अब थोड़ा कुछ कुछ समझे, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा ही हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया है। अब अपना यह भी प्रश्न बन रहा है कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का फ्रेम क्यों बदल देता है। तो अपना यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग, यहाँ से कि वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार होती है यानी ज़रूरत होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा होता है, तो क्या करता है कैप्टन, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। यहाँ तक करेंगे कि कैप्टन चश्मे वाला ने चश्मा क्यों बदल देता था, तो ये पूरा यहाँ से आ जाएगा, लौटा देता है। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। आगे देखिए, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाला दूसरा पान में मुंह में ठूस चुका था। जब उसने उसको हालदार साहब को ये बात बताई, तब उसने क्या किया, पहले वाला पान वो खा चुका था, अब वो उसने दूसरा पान है वो अपने मुंह में ठूस लिया। उस समय कैसा समय, कौन सा समय था, वह दोपहर का समय था और दुकान पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, अधिक नहीं थी, क्योंकि दोपहर में लोग है वो पान खाने के लिए कम ही निकलते हैं। कुछ ज़रूरी कार्य से यदि कोई बाहर जाता है तभी वह पान वाले के पास रुकता है, वरना दोपहर में कम लोग ही बाहर निकलते हैं। और फिर वह क्या करता है, आंखों ही आंखों में हंसता है, उसकी तोन थिरकती है, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए वह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए तो ये कैसी बात थी, एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब थे उसको वो चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्ति के नीचे क्या लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, पान वाले के लिए क्या थी, एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब थे उनके लिए ये है चकित और द्रवित करने वाली बात थी। वो ठीक से ये सोच रहे थे, क्योंकि मूर्ति के नीचे क्या लिखा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई में कस्बे का अध्यापक था। कि जो मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार है उसका क्या था, मास्टर मोतीलाल, वो क्या था, कस्बे का एक अध्यापक था। और बेचारे ने महीने भर में क्या किया, मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया था, यानी उसने वादा किया था कि मैं महीने भर में मूर्ति बना दूंगा, और उसने बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, पत्थर पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसे आर पार देखा जाए, तो उसने सोचा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए।
और बना भी लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बने, कैसे बनाया जाए, कांच वाला वह तय नहीं कर पाया होगा। ले उसने ऐसे बना भी लिया होगा, लेकिन कांच वाला है, वो ऐसे कौन सोच रहे थे, हालदार साहब सोच रहे थे कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा है, वो कैसे बनाया जाए, कांच वाला है, ये है, तय नहीं कर पाया होगा। फिर उसने हो सकता है उसने कोशिश भी की होगी, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल हो गया हो। उफ। अब क्या था, वो ऐसे तरह तरह की आइडिया लगा रहे थे, तरह तरह से विचार कर रहे थे, और फिर वो इस बात से घबरा गए कि हो सकता है कुछ भी हुआ होगा, और ये मन ही मन में वो उफ करने लग गई। हालदार साहब को ये बड़ा सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हालदार साहब को क्या हुआ, ये सब बड़ा विचित्र लग रहा था उन्हें। ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। हालदार साहब का को ये सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा था और कौतुक भरा भी लग रहा था। वो इन्हीं ख्यालों में डूब रहे थे कि ये किस तरह से ये जो कैप्टन है, ये जो चश्मे पे मूर्ति पे चश्मा लगाता है, ये कौन है, कैसे उनके मन में ये तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इस ख्याल में खोए थे, उन्होंने पान वाले के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की जो देशभक्ति थी उसके समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ आगे की ओर चले, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। उनसे रहा नहीं गया, फिर वो पीछे मुड़े और उस पान वाले के पास गए और उन्होंने पूछा, क्या कैप्टन है ये चश्मे वाले नेताजी का साथी है क्या, या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, जो ये रोज है वो नेताजी के चश्मे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है। वो ये ऐसे किससे पूछने गए, उस पान वाले से। अब अपना प्रश्न ये भी बन रहा है कि वह हालदार साहब ने पान वाले के पास जाकर क्या पूछा, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छुपवा दो उसका कहीं। पान वाला क्या कर रहा था, नया पान खा रहा था। जब उसने पूछा कि वो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है या नेताजी का साथी है, तो उसने क्या किया, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में ठूसे हुए मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर अपने हालदार साहब की ओर ध्यान से देखा और फिर अपनी जो लाल काली सी बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल है। ऐसी और आप देखो उसी से बात कर लो, वो देखो आ रहा। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी वह गले से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गई। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो हालदार साहब को एक पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर यहाँ तक कर लो, नहीं लगा तक। फिर वो क्या देखते हैं कि जब वो देखते हैं
तो वो अवाक रह जाते हैं, यानी चकित रह जाते हैं कि एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी पहने, कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है और मरियल यानी कमजोर सा है, और उसने सिर पर गांधी टोपी पहन रखी है और आंखों पर कैसा लगा रखा है, काला चश्मा लगा रखा है, और एक हाथ में छोटी सी संदूक सी यानी छोटी संदूक जो होती है, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गले से निकला था। कि वो बेचारा एक बूढ़ा आदमी था, मरियल था, कमजोर था, और गली गली चश्मा बेचता था, और एक हाथ में उसके संदूकची थी और एक पर बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे, और अभी अभी वो किसी गली से निकला था। और अब उसने क्या किया कि एक बंद दुकान थी, उसके सहारे अपने बांस को टिका दिया था, और तो इसका मतलब इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, वो फेरी लगा लगा करके अपनी जो चश्मा है वो बेचता था। हालदार साहब इस चक्कर में पड़ गई। वो आगे भी इस बारे में पूछना चाहते थे पान वाले से कि फिर लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन उस पान वाले ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था कि कितनी देर लगा दी, और काम भी था, तो हालदार साहब थे वो जीप में बैठकर वहां से चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। 2 साल तक 2 साल तक हालदार साहब थे वो अपने काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरते, उस कस्बे से गुजरते रहे, और नेताजी की मूर्ति पे जो बदलता रहता था फ्रेम, और बदलते हुए चश्मों को वो देखते रहते थे। अब अपना छोटा प्रश्न ये भी बन रहा है कि हालदार साहब वहाँ कितने साल तक गुजरे, तो 2 साल तक। यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कालों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के साथ कुछ क्षण देने के लिए, कि वो जब वहाँ से गुजरते तो 2 सालों में वो देखते कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर होता, कभी लाल और कभी काला, कभी धूप का चश्मा होता, कभी बड़े कालों वाला गोगो चश्मा, और कोई ना चश्मा है वो उनके पर जरूर होता था। अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मे थे वो कैसे होते थे, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग, कभी गोल से लेके और गोगो चश्मा तक, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। कभी से लेके और गोगो चश्मा तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। फिर एक बार क्या हुआ कि जो हालदार साहब थे वो जब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी भी तरह का कोई भी चश्मा नहीं है। उस दिन पान की जो दुकान थी वो भी बंद थी और चौराहे की जो अधिकांश दुकानें थी वो भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अगली बार भी जब वो आए तो देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने क्या किया, पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। पान वाला क्या था, जब उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारे जो नेताजी की आंखों पर चश्मा कैसे नहीं है, तो जो पान वाला था वो उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया है। ये कैप्टन कौन था,
जो मूर्ति को चश्मा पहना था ताकि साहब कैप्टन है वो मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। फिर क्या हुआ कि वह और आगे हवलदार साहब है वो कुछ पूछ भी नहीं पाए और सब कुछ चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि वो उनको जब ये पता लगा कि नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर जो चश्मा पहनाने वाला कैप्टन था उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इस बात से उनको बहुत आघात पहुंचा और वे वहां कुछ पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, पान के पैसे चुकाए और जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। जब उनको पता लग गया कि जो कैप्टन है वो उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो वहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने जो पान खाया था उस पान के उन्होंने पैसे दे दिए और जीप में आकर बैठ गए और वहाँ से रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है। कि कोई भी कौम हो जो अपने देश के खातिर, जो जवान है अपना सब कुछ होम कर रहे हैं, अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी है, अपनी जवानी है, जिंदगी है, सब कुछ होम कर रहे हैं, उस पर भी वो हंसते हैं। तो और फिर अपने बिकने के लिए जो मौके ढूंढते हैं तो दुखी हो गए और 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। फिर 15 दिन हो गए तो फिर बाद में वो उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। लेकिन जब वह उसी कस्बे से घुसने से पहले जब वो वहाँ से जा रहे थे 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से जब वो हवलदार साहब गुजरे तो उनके कस्बे में घुसने से पहले ही उनके मन में ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली, जो कस्बे की जो हृदय स्थली है उसमें सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, कि सुभाष जी की प्रतिमा तो अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, कि सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जो सुभाष चंद्र की आंखों पर जो चश्मा लगाता था वो कैप्टन की थी, मृत्यु हो गई थी, तो अब उनके कोई चश्मा नहीं लगाता होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। क्यों कारण क्या था कि मास्टर था जिसने मूर्ति बनाई थी वो तो बनाना भूल गया था और जो कैप्टन था जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था वो मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। सोचा था कि आज वह वहाँ पर रुकेंगे नहीं, ना तो वहाँ पान खाएंगे ना ही वो मूर्ति की तरफ देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है क्योंकि आज मेरे बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, कि पान है वो आगे कहीं खा लेंगे, आज मेरे बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मैं कहीं रुकूंगा ही नहीं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आती मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन हवलदार साहब को क्या आदत थी, उसकी तरफ देखने की आदत थी, मूर्ति की तरफ देखने की आदत थी, इसलिए उस आदत से मजबूर होके आते ही उन्हें चौराहे पर मूर्ति की तरफ उनकी आंखें थी वो मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा दिखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई, क्योंकि जब वो मूर्ति के पास जो चौराहे से गुजरे और जब उन्होंने मूर्ति की तरफ आंख उठाई तो उसे क्या दिखा कि वहाँ पर मूर्ति की
के ऊपर छोटा सा सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए, इतनी सी बात उनकी आंखें भर आई। कि हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, तब उनकी आंखें हैं वो भर आई थी। जो सरकंडे से बना, किसी जो पतली डंडी का बना होता है उसे कहते हैं सरकंडे से बना हुआ। तो इस तरह से उनकी आंखें भर आई थी। और एक प्रश्न अपना यहाँ से ये बन रहा है कि कस्बे से घुसने से, हालदार साहब को कस्बे में घुसने से पहले क्या ख्याल आया? यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग, कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कह दिया था कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि कस्बे में घुसने से पहले ही हालदार साहब के मन में क्या ख्याल आया था। तो आप यहाँ तक कर लेंगे, खा लेंगे तक। तो स्टूडेंट, आज अपना जो चैप्टर है गद्य खंड का पाठ 1, जो पाठ 1 है नेताजी का चश्मा, इसका हमने अध्ययन कर लिया है और इसके लेखक परिचय भी हमने अध्ययन कर लिया है। इसका अगर आपके कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पे व्हाट्सएप से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।